स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एम्प्लॉयमेंट होम में। आज हम लोग दामोदर नदी पर अध्ययन करने वाले हैं और दामोदर नदी से जुड़े हुए जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होगी, फैक्ट और कॉन्सेप्ट होगी, सारे बातों का अध्ययन बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग करेंगे। ये लेक्चर जेपीएससी और जेएसएससी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दामोदर नदी से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट होंगे वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दामोदर नदी, सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के उद्गम को देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर क्षेत्र के लातेहार जिला में स्थित चंदवा प्रखंड के टोरी क्षेत्र में स्थित चूल्हा पानी से होता है। जो भी कहा जा रहा है वो सांकेतिक तौर पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। नोट्स आप वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के टोरी क्षेत्र में स्थित चूल्हा पानी से होता है। टोरी के बारे में अगर हम देखें तो टोरी एशिया का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है। टोरी एशिया का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है, उत्पादक केंद्र नहीं है। एशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन टोरी में नहीं होता है, निर्यातक केंद्र है। निर्यातक केंद्र का मतलब होता है कि झारखंड में जो भी लाह का उत्पादन किया जाता है उसे निर्यात करने के लिए टोरी में एकत्रित किया जाता है। तो लाह को टोरी में सबसे पहले एकत्रित जमा किया जाता है, उसके बाद टोरी से निर्यात किया जाता है। इसलिए टोरी को निर्यातक केंद्र कहा जाता है और टोरी एशिया का सबसे बड़ा निर्यातक केंद्र है। इसलिए टोरी को हम यह कह सकते हैं कि टोरी ब्रेक ऑफ बल्क टॉन का उदाहरण है। आपसे सवाल पूछा जाएगा झारखंड का कौन सा क्षेत्र ब्रेक ऑफ बल्क टॉन का उदाहरण है, हम कहेंगे टोरी। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी वस्तु को निर्यात करने से पहले एक जगह पर जमा किया जाता है, वैसे क्षेत्रों को ब्रेक ऑफ बल्क टॉन कहते हैं। तो टोरी में लाह को निर्यात करने से पहले एक जगह पर टोरी क्षेत्र में जमा किया जाता है, इसलिए टोरी भी ब्रेक ऑफ बल्क टॉन का उदाहरण है। दामोदर नदी के बारे में अगर हम देखें कि दामोदर नदी झारखंड के कौन कौन ज़िले से होकर प्रवाहित होती है, तो हम जानते हैं कि दामोदर नदी लातेहार जिला से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी लातेहार के चूल्हा पानी से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में बहती है। यानी दामोदर नदी मुख्य रूप से झारखंड के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। झारखंड में प्रवाहित होने के बाद यह नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। हम जानते हैं कि झारखंड के पूर्व में जो राज्य है झारखंड के साथ सीमा बनाती है वो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो दामोदर नदी झारखंड में प्रवाहित होने के बाद झारखंड के सीमा को छोड़ते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और कुछ दूर पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। हम गंगा नदी के बारे में जानते हैं कि गंगा नदी भी उत्तराखंड से निकलने के बाद पूर्व की ओर बहती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में गंगा नदी साहिबगंज के सीमा को स्पर्श करती है और झारखंड में साहिबगंज के सीमा को स्पर्श करने के बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है फरक्का। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है। गंगा नदी की एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। गंगा नदी की वह धारा जो पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है उसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। तो हुगली के नाम से गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। फरक्का के बाद गंगा नदी कुछ दूर पश्चिम बंगाल में बहती है जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद जो ये धारा है भागीरथी वाली, यह धारा पश्चिम बंगाल की सीमा को छलांग मारते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी की यह धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे हम पद्मा कहते हैं। तो आप दामोदर नदी को देखिएगा, दामोदर नदी झारखंड में बहने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में अपना जल गिरा देती है। यानी दामोदर नदी का मुहाना हुगली नदी है। उद्गम लातेहार के चूल्हा पानी से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद गंगा की एक धारा हुगली नदी में अपना जल गिरा देती है। दामोदर नदी हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी वह नदी होती है जो दूसरे नदियों पर जल को गिरा देती है। तो हुगली यहाँ पर मुख्य नदी है, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी में और भी कई सारी नदियाँ अपना जल गिराती है। हुगली नदी की और भी कई सहायक नदी है। तो हुगली की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। हम जानते हैं कि दामोदर नदी झारखंड के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। सवाल है कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के कौन कौन से ज़िले से होकर प्रवाहित होती है? तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के मुख्यतः 4 जिलों से होकर प्रवेश करती है या प्रवाहित होती है। कौन कौन सा? पूर्वी वर्धमान, बांकुड़ा और हुगली। तो पश्चिम बंगाल में पूर्वी वर्धमान, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल के इन जिलों से बहने के बाद दामोदर नदी हुगली नामक ज़िला में प्रवेश करती है और हुगली नदी में दामोदर नदी अपना जल गिरा देती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और झारखंड में यह जो नदी है वो 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई लातेहार से लेकर हुगली नदी में जो जल गिराई जा रही है इसके मुहाने तक, दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। लेकिन झारखंड में भी बहती है, पश्चिम बंगाल में भी बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दामोदर नदी झारखंड में कितनी दूर प्रवाहित होती है, झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। आज का क्लास आपको समझ में आ रहा है? अगर आज के क्लास से थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि और भी बेहतर आपके लिए किया जा सके। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? तो कोई भी नदी अकेले नहीं प्रवाहित होती। किसी भी नदी तंत्र में अगर बात करें तो एक जो नदी होती है वो मुख्य नदी होती है। किसी भी नदी तंत्र में एक मुख्य नदी होती है और कई सारी सहायक नदियां होती हैं जो आसपास के क्षेत्रों के जल को लेकर इस मुख्य नदी में गिरा देती है। तो मुख्य नदी और सहायक नदी का जो पूरा क्षेत्र है ना, इसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। और ये पूरा जो तंत्र है एक रिवर सिस्टम है, एक नदी तंत्र है। नदी तंत्र का नाम मुख्य नदी के नाम पर रखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो दामोदर नदी मुख्य नदी है, तो दामोदर नदी यहाँ पर अकेले प्रवाहित नहीं हो रही है। दामोदर नदी पे कई छोटी छोटी सैकड़ों नदियाँ हैं जो आसपास के जल को लेकर दामोदर नदी में गिरा रही है। तो दामोदर नदी मान लेते हैं मुख्य नदी है, दामोदर नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, इन सभी को मिलाकर इसे हम कहते हैं अपवाह क्षेत्र। तो दामोदर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है पूरा वो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर दामोदर नदी का पूरा अपवाह क्षेत्र देखें झारखंड के कौन कौन से ज़िले में है, तो दामोदर नदी का कुल जो अपवाह क्षेत्र है, सहायक नदियां और मुख्य नदी का पूरा जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो दामोदर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 12,800 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड के कौन कौन से ज़िले में है? लातेहार,
हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, चतरा और रामगढ़। इसके अलावा अगर हम बात करें, दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। इसके अलावा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखें, झारखंड में सिर्फ दामोदर नदी तो नहीं बह रही है, झारखंड में दामोदर के अलावा और भी नदियां प्रवाहित होती हैं। सब नदियों के अपने अपने अपवाह क्षेत्र होते हैं। तो अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बात करें, तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर है। लंबाई की दृष्टि से भी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भी बात करें तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। और आयतन की दृष्टि से भी अगर हम बात करें, यानी नदियों में पानी के स्तर की अगर हम बात करें, तो आयतन की दृष्टि से भी झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच लगभग भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी में? भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, एकमात्र ऐसी नदी है। सवाल है कि भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक कारणों से, यानी पृथ्वी के नीचे जब प्लेटों का हलचल होता है, प्राकृतिक कारणों से जब भूमि का हिस्सा ज़मीन के नीचे धंस जाता है, एक दरार बन जाता है ज़मीन पर, एक घाटी बन जाता है, उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी क्या होता है? जब प्राकृतिक कारणों से भूमि का कोई हिस्सा ज़मीन के नीचे धंस जाता है, उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। और उस दरारी भाग से, उस भ्रंश घाटी से नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो झारखंड की एकमात्र नदी दामोदर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो हमने कहा दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के लगभग बीचों बीच भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को लगभग दो अस्पष्ट भागों में बांट देती है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार और दक्षिणी छोटा नागपुर पठार। हम ऐसे भी कह सकते हैं दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में पृथक कर देती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए, हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करते हुए यह नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और हुगली नदी में अपना जल गिरा देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत की 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। बार बार सवाल पूछे जाते हैं, 3 नदियों का नाम आपको याद रखना है। भारत में कुल 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। पहली नर्मदा नदी, दूसरी ताप्ती नदी और तीसरा दामोदर नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी के संदर्भ में इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे, है ना। आपको याद रखना है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी, यही भारत की 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और झारखंड की एकमात्र नदी जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है वह नदी दामोदर है। इसके अलावा हम जानते हैं कि दामोदर नदी झारखंड के कई ज़िलों से होकर गुजरती है और झारखंड के कई ज़िलों में उद्योग है, इंडस्ट्रियां हैं। तो दामोदर नदी झारखंड के कई इंडस्ट्रियल सिटी से, औद्योगिक शहर से होकर गुजरती है और उद्योगों में, फैक्ट्री में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सारे पदार्थों को दामोदर नदी में बहा दिया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि दामोदर नदी का जो बेसिन है, दामोदर नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, तलछटी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप पाया जाता है। पूरे दामोदर नदी के बेसिन के आसपास के क्षेत्रों पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। और दामोदर नदी के तलछटी क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है, कोयले का उत्खनन भी किया जाता है।
तो दामोदर नदी के आसपास में जब कोयला का उत्खनन किया जाता है, कोयला निकाला जाता है, तो उससे कई सारे अवशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। उन अवशिष्ट पदार्थों को दामोदर नदी में बहा दिया जाता है, जिस कारण दामोदर नदी का पानी काफ़ी प्रदूषित हो गया है। यानी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। सवाल पूछा जाता है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। इसके अलावा दामोदर नदी को कई उपनामों से भी जाना जाता है। इसे बंगाल का शोक और झारखंड का शोक भी कहा जाता था। जब दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना दामोदर नदी में नहीं हुआ था, डीवीसी के निर्माण से पहले दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल के ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया करता था। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और वर्धमान के क्षेत्रों पर दामोदर नदी के द्वारा आई हुए बाढ़ से काफ़ी तबाही मचती थी। तो इस बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए डीवीसी की स्थापना की गई और दामोदर नदी पर कई सारे बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण किया गया। तो जब डीवीसी का निर्माण नहीं हुआ था तो बाढ़ से पश्चिम बंगाल के ज़िलों पर काफ़ी तबाही होती थी। इस कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक और झारखंड का शोक भी कहा जाता था। लेकिन इस नदी पर डीवीसी के अंतर्गत कई सारे बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण कर लिया गया है। अब इसे झारखंड का वरदान या बंगाल का वरदान भी कहा जाता है। इसके अलावा इस नदी को मरुस्थलीय नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेजर्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को मरुस्थलीय नदी इसलिए कहा जाता है, अभी हमने बताया कि औद्योगिक शहरों से होकर गुजरने के कारण उस पर अवशिष्ट पदार्थ आ गए हैं और कोयले के उत्खनन के कारण उस दौरान जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सारे दामोदर नदी में बहा दिए जाते हैं, जिस कारण दामोदर नदी काफ़ी प्रदूषित हो गई है। दामोदर नदी में रिप्रोडक्शन की क्षमता कम हो गई है। दामोदर नदी के पानी पे पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसके कारण इस नदी पर जलीय वनस्पति पनप नहीं पाती, जलीय जंतुओं का विकास नहीं हो पाता, जलीय जंतुएं मर जाती हैं। तो दामोदर नदी की अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण वनस्पति और जलीय जंतु का इस नदी पर विकास नहीं हो पाता। इसकी तुलना हम रेगिस्तान से कर सकते हैं, डेजर्ट से कर सकते हैं। जिस प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्रों पर वनस्पति और जंतुओं की कमी होती है, उसी प्रकार दामोदर नदी पर भी वनस्पतियां और जंतुओं का विकास नहीं हो पाता। इसलिए दामोदर नदी को मरुस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा पुराणों में दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी पुकारा गया है और कुछ स्थानीय क्षेत्रों पर दामोदर नदी को दामुड़ नदी के नाम से भी जानते हैं। दामोदर नदी की सैकड़ों सहायक नदियां हैं, लेकिन हमें 13 सहायक नदियों के बारे में जानना जरूरी है। किताबों में भी इन 13 सहायक नदियों का नाम नहीं लिखा गया है। दामोदर नदी की 13 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों का नाम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछ देगा आपके एग्ज़ाम में कि बरकी नदी किसकी सहायक नदी है, पूछा जाएगा गुइया नदी किसकी सहायक नदी है, तब आपको आंसर करना होगा। इसलिए इन 13 सहायक नदियों का नाम आपको जानना होगा। हम इनके नामों को पढ़ देते हैं। दामोदर नदी की जो 13 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार हैं: बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी, नेक्स्ट भेड़ा नदी, इसको भैरवी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला बरकी नदी, हाहारो नदी, घारी नदी, गुइया नदी, खड़िया नदी, भीरा नदी, साली नदी। ठीक है, ये सारी नदियों में आपको एक बात और याद रखना होगा कि दामोदर नदी है ना पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। तो दामोदर नदी का ये बायां तट हो गया, दामोदर नदी का ये दायां तट हो गया। दक्षिण वाला दामोदर नदी का दायां तट है और उत्तर वाला दामोदर नदी का बायां तट है। यानी दामोदर नदी का ये बायां तट है लेफ्ट वाला,
और दामोदर नदी का ये राइट तट है, यानी कि दायां तट है। तो दाएं तट में मिलने वाली सिर्फ 2 ही नदी है। दामोदर की सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो दामोदर की सहायक नदियों में 2 ही नदी ऐसी है जो दामोदर के दाएं तट पर मिलती है, भेड़ा और साली नदी। इसके अलावा दामोदर की जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, वो सारी सहायक नदियां दामोदर के बाएं तट पर मिलती हैं। तो इन जो सहायक नदियां हैं जिनका नाम लिया गया, इसमें जो दामोदर की महत्वपूर्ण सहायक नदियां होंगी, उन सहायक नदियों के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद डीवीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, दामोदर घाटी परियोजना, है ना। सारे डॉट आपके क्लियर होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, कोई भी डॉट आपके मन में नहीं रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।